गुड मॉर्निंग गाइस। आरबीआई से रिलेटेड जो वीडियो आ रही हैं उसके पार्ट 2 में देखते हैं। पहले ही डल चुकी है आरबीआई की बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो ये है आरबीआई की जो सब्सिडरी हैं उसके बारे में ये वीडियो होगी। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिक स्टार्ट से पहले ही थोड़ा सा फिर से इस वीडियो में आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1935 को। फर्स्ट गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ। फर्स्ट इंडियन गवर्नर सर सीडी देशमुख। नाउ कौन है प्रेजेंट में? शक्तिकांत दास। इससे पहले इन्होंने किसको रिप्लेस किया? उर्जित पटेल को। वो पहले गवर्नर थे जिनका टर्नओवर बीच में ही उन्होंने छोड़ दिया अपना। 25th ये गवर्नर हैं। और नेशनलाइज कब हुआ? 1949 में। आरबीआई एक्ट कौन सा है? आरबीआई एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ये किससे रिलेटेड है? हॉलीडे, सेकंड जो सैटरडे आता है बैंक्स में जो छुट्टी होती है उससे रिलेटेड। अब हम आते हैं सब्सिडरीज पे। आरबीआई की जो सब्सिडरी हैं वो कितनी हैं और उनके क्या क्या काम है वो सब हम देखेंगे एक एक करके। तो सब्सिडरी का मतलब क्या होता है? कंप्लीट कंट्रोल किसी के मतलब पूरा कंट्रोल होना किसी का। एसोसिएट्स मतलब नॉट कंप्लीट कंट्रोल। देखो आरबीआई की जो सब्सिडरीज हैं वो मतलब कुछ जो 2016 में आई, कुछ जो पहले से थी, कुछ जो 1 जून में से चली गई। तो एक थी एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बोर्ड, नेशनल हाउसिंग बैंक सॉरी। तो इसको हटा दिया गया था। इसके बारे में बात करेंगे जब इसका नंबर आएगा। तो कौन कौन सी थी? एक तो DICGC है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। उसके बाद है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, BRBNML। उसके बाद है रिबिट रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। एंड उसके बाद जो 2016 में आई थिंक ये आई थी, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विस IFTAS, ठीक है। और एक NHB थी जो अभी नहीं है। सबसे पहले है DICGC, इस्टेब्लिशमेंट ईयर 15 जुलाई 1978। हेडक्वार्टर अब कहाँ है? मुंबई में। पहले भी मुंबई में ही था। तो भाई DICGC एक्ट है एक 1961 और DICGC वाज फॉर्म्ड बाय मर्जिंग डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन DIC इसका और किसका मिलने से? क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड CGCI। उसके बाद द फंक्शन ऑफ DICGC आर गवर्नड बाय, ठीक है, बाय द प्रोविजन ऑफ DICGC एक्ट 1961 फ्रेम्ड बाय RBI। देखो भाई क्या होता है कि आरबीआई कोई छोटा मोटा बैंक तो है नहीं। अब उसको काम करने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए इन सब्सिडरीज़ को बनाया गया था कि काफ़ी जो डिपार्टमेंट था वो अकेले काम नहीं संभाल सकते थे। तो इसीलिए एक पॉइंट ये था इनको बनाने का, इनको लेके आने का। व्हाट वाज द नीड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट DICGC ऑफ आरबीआई? एग्जाम्पल अगर हम देखें तो सिंपल सा एग्जाम्पल है इसका। ये पब्लिक है, पब्लिक के पास पैसा है कि भैया हमारे पास पैसा है, हम अपना पैसा रखते हैं बैंक के पास। इन्होंने डिपॉजिट किया, बैंक बिल्कुल सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा इंटरेस्ट रेट दे रहा है इनको, ये खुश हैं, ठीक है। अब आती है बात, भैया बैंक जा रहा है लॉस में। अब इनका पैसा, अब ये भी उदास, और बैंक धीरे धीरे डूबने लगता है। अब ये जो लोग थे ये तो बेचारे प्रॉब्लम में आ गए और इनके जो पैसे हैं वो भी डूबेंगे। जब बैंक डूबेगा तो जिसका पैसा उसमें जमा है वो भी डूबेंगे लोग। जैसे अभी पीछे कौन सा बैंक में हुआ था, ये मुझे याद नहीं है वो सब, फिर वो गवर्नमेंट ने उसको टेक ओवर किया। ये भाई बैंक दिवालिया हो रहा है, इनका पैसा डूब रहा है, तो इनका क्या भरोसा, ट्रस्ट सारा बैंक से उठ गया कि भाई हमने तो पैसा इस चीज़ के लिए जमा किया था और बैंक तो डूब गया। अब हमारी कोई सिक्योरिटी नहीं पैसे की, कोई सेफ्टी नहीं, कुछ तो लौटाओ, थोड़ा बहुत तो दो, कुछ भी नहीं। तो जो लोगों का ट्रस्ट ना उठे तो उसके लिए क्या किया गया? इंश्योरेंस किया गया। किसके द्वारा? एक बोला गया कि एक ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी जो भी लगाओ कि भैया आपके पैसे का इंश्योरेंस होगा बाय DICGC। इंश्योरेंस इसीलिए की गई भाई कल को अगर बैंक डूबता है तो आपके जो पैसे हैं उनका इंश्योरेंस है, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। हम बैंक में अपने पैसे जमा कर रखे ना जिसने भी, तो हमें पता नहीं है, लेकिन वो जैसे SBI में मैंने जमा कर रखे तो उसमें क्या है कि वो इंश्योरेंस वैसे नहीं करवाया लेकिन वो ऑटोमेटिकली इंश्योर्ड है। और इंश्योरेंस कौन करता है? जो DICGC है। और इसको ये किसके अंडर में आता है? RBI के अंडर में। अब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या
मान लो आपने इंश्योरेंस कर, आपने तो नहीं करवाया ना, वो ऑटोमेटिकली बैंक ने कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि आपके 5 लाख या 10 लाख जमा है तो आप कहोगे भाई इंश्योरेंस जो है हमें तो पता चल गया, अब तो हमारा पैसा इंश्योर्ड होता है तो पूरा का पूरा वापस दो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपकी जो इंश्योरेंस की प्रीमियम कौन भर रहा है? वो बैंक भर रहा है। तो मैक्सिमम जो इंश्योरेंस होता है इस केस में वो 1 लाख रुपए का होता है, ठीक है। अब आपने डिपॉजिट किए 5 लाख रुपए, बैंक लॉस में चला गया तो आपको रिटर्न में 1 लाख ही मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके 5 के 5 लाख मिल जाएंगे। तो ये बात यहाँ पे, क्योंकि जो इंश्योरेंस की प्रीमियम है वो तो बैंक ही भर रहा है अपनी तरफ से। तो ये फैसिलिटी है इंश्योरेंस की, ये कौन कौन से बैंक में हमें मिलती है? कोऑपरेटिव बैंक में, कमर्शियल बैंक में और कोऑपरेटिव बैंक में। और एक चीज़ और इसमें क्या है कि मान लो एक बैंक में आपके दो अकाउंट है, एक सेविंग अकाउंट है, एक आरडी अकाउंट है। तो ऐसा नहीं है कि आपको दोनों, अगर बैंक डूबता है तो दोनों अकाउंट पे 1 लाख रुपए मिलेगा। नहीं, वो एक पे ही मिलेगा, जैसे या सेविंग पे मिल जाएगा या आरडी पे मिल जाएगा, ठीक है। और अगर मान लो एक बैंक में आपका सेविंग में है और एक बैंक में दूसरा आपका जो अकाउंट है वो आरडी में या जैसे भी सेविंग में है, तो उसमें क्या है, दो बैंक तो दोनों हो गए ना, वन बैंक वन इंश्योरेंस। तो वन बैंक या वन अकाउंट वन इंश्योरेंस, तो वो वाली बात होगी। तो दोनों पे आपको अलग अलग, मतलब दोनों पे मिल जाएगा इंश्योरेंस। अगर एक में ही है दोनों तो फिर नहीं मिलता, सिर्फ एक पे ही मिलेगा। चीज़ और, मान लो आपने आपके अकाउंट में, अपने अकाउंट में जमा करे बैंक में 1 लाख रुपए, अब उसका इंटरेस्ट लगा के मान लो 1,20,000 रुपये हो गए, तो आपको इंश्योरेंस में कितना मिलेगा? 1 ही लाख मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको 1,20,000 रुपये मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। और मान लो अब किसी के 50,000 ही किसी ने जमा किए हैं और बैंक दिवालिया हो रहा है कि भाई मेरे को भी पैसे चाहिए, तो उसकी कंडीशन क्या होगी? वो बैंक डिसाइड करता है भाई। ऐसा नहीं कि आपको 1 लाख मिलेंगे। इंश्योरेंस मान लो अगर आपका उसमें ये लिखा है भाई इंश्योरेंस में कि आप चाहे 10,000 जमा करो, इंश्योरेंस आपका 1 साल का ही है, मतलब 1 लाख का ही आपके पैसे का, तो फिर वो 1 लाख ही मिलेंगे। अगर नहीं लिखा उस बैंक की पॉलिसी में तो फिर वो उसके अकॉर्डिंग देंगे। उसके बाद हम बात करते हैं एनएचबी। एनएचबी अभी नहीं है, सब आरबीआई की सब्सिडरी पहले था। तो एनएचबी का काम क्या था? नेशनल हाउसिंग बैंक। क्या काम था? फॉर गिविंग हाउसिंग लोन टू द पब्लिक, ठीक है। एनएचबी एक्ट कौन सा है? 1987। ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, अभी है नहीं फिर भी। और इस्टेब्लिशमेंट कब था? 1888 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। एनएचबी ऑल जो शेयर टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी आरबीआई का उसके ऊपर कोई राइट नहीं है। एनएचबी इज़ डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। और एनएचबी गिव मनी टू कमर्शियल बैंक एंड कमर्शियल बैंक लाइक एसबीआई, पीएनबी, ईटीसी गिव टू द पब्लिक। एनएचबी डायरेक्ट पब्लिक को पैसा नहीं देता था, वो बैंक को लोन, बैंक को पैसा प्रोवाइड करता था या बैंक को लोन देता था, और बैंक आगे उस पैसे को पब्लिक तक लोन के रूप में देता था। तो ये था एनएचबी का रोल। चीज़ और है इसमें कि एनएचबी को यहाँ से क्यों रिजाइन करना, मतलब क्यों रिमूव किया गया या फिर कैसे? तो रीज़न क्या था इसको हटाने का सब्सिडरी आरबीआई का? तो रीज़न ये था कि एनएचबी तो अपना पैसा उठा के इन बैंकों को दे देता था और इन बैंक पे आता था लोड कि भी ये काम तो आपका है, एनएचबी का काम है डेवलपमेंट करना, लेकिन ये तो आप सौंप तो इन बैंक पे रहे हो पैसा। अब ये पैसा ये पब्लिक को किस हिसाब से देंगे, वो इनके ऊपर पड़ जाती है कंडीशंस जो भी हैं। तो इसीलिए जो भी इसका शेयर था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टेक ओवर कर लिया। ये था एनएचबी का मेन बेसिक। के बाद जो थर्ड नंबर पे है जो आरबीआई की सब्सिडरी, वो क्या है? वो है BRBNMPL, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब होता है? तो 3 Feb और 1995 में आरबीआई इसको टेक करती है। मेरा पेन में नहीं चल रहा। और हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इट हेल्प आरबीआई इन प्रिंटिंग करेंसी। मैं बताना भूल गया, प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पे जो फुल फॉर्म है इसकी, तो ये प्राइवेट लिमिटेड ये रजिस्टर्ड है कंपनी एक्ट में, ठीक है। क्या काम था इसका? काम यही था कि जो करेंसी है, जो प्रिंटिंग करेंसी है, उसको मैनेज करना। दूसरा क्या था कि आरबीआई की हेल्प करना, किस में? बैंक नोट को इशू करने में, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है कि जो आरबीआई है वो सेक्शन 22 के थ्रू नोट छापता है। अब पैसा कहाँ पे, नोट कहाँ पे छापता है? तो उसके लिए प्रेसेस हैं, कितनी 4 प्रेस हैं हमारी नोट छापने की, और कॉइन मिंट्स उसकी मैं आगे बात करूँगा। लेकिन जो नोट छापने की जो हमारी प्रेस है वो कितनी है? 4। पहली कहाँ पे है? मैसूर इन कर्नाटका में। फिर दूसरी कहाँ पे? सालबोनी इन वेस्ट बंगाल में, और नासिक महाराष्ट्र में, और दिवास मध्य प्रदेश में। अच्छा, ये जो दोनों हैं और जो पहले वाली बताई मैंने वो आरबीआई ओन करता है, आरबीआई के अंडर में आती हैं, ठीक है। और ये किसके अंडर में?
उनको मैनेज करती कंपनी आरबीआई के अंडर में, मतलब जो ये कंपनी है कौन सी, BRBNMPL, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, ये इसके वो कंट्रोल करती है, ठीक है, और मैनेज करती है। और इसको जो नासिक और दिवोस में है, इसको कौन ओन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो 4 हमारी प्रेस हैं, आपको मैंने बता दिया, मैसूर कर्नाटका में, सालबोनी वेस्ट बंगाल में, और नासिक है एक महाराष्ट्र में, और देवास मध्य प्रदेश में, ठीक है। यहाँ पे क्या है, नोट छपते हैं आरबीआई जिनको इशू करती है। उसके बाद क्या है, कॉइन आर मिंट इन 4 मिंट ओन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जो कॉइन बनते हैं ना, जो पैसे 4 जगह बनते हैं, कहाँ पे, नोएडा, मुंबई, हैदराबाद, कलकत्ता, ठीक है। क्या है, आरबीआई पैसे छापने के लिए एक सिस्टम को फॉलो करती है, करेंसी को छापने के लिए, प्रिंट करेंसी अंडर ए सिस्टम, और वो सिस्टम का नाम क्या है, MRS मीन्स मिनिमम रिजर्व सिस्टम। व्हाट इज दिस, ये कब आया सिस्टम, कब लिया गया, तो 1956 में सिस्टम को लिया गया। उसके बाद इफ़ आरबीआई हैज़ नोट 200 करोड़ रिजर्व देन आरबीआई कांट प्रिंट करेंसी। ये बात इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। और 200 करोड़ में क्या क्या होना चाहिए, 115 करोड़ तो गोल्ड अपना इनका होना चाहिए स्टोर में, और 85 करोड़ फॉरेक्स रिजर्व होना चाहिए। अभी सिस्टम ने ये बोला, जो MRS है, कि आरबीआई के पास अगर 200 करोड़ रुपए नहीं है तो आरबीआई पैसे नहीं छापेगी। उसके बाद जो 4th सब्सिडरी है वो क्या है, अच्छा एक चीज़ और है, ये जो MRS है ना सिस्टम, जो फॉलो करता है आरबीआई पैसा छापने के लिए, ये एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। उसके रिबिट की फुल फॉर्म क्या है, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। इस्टेब्लिशमेंट कब होता है, ये नया नया है, ये 2016 में अंडर आया आरबीआई के, ठीक है। और रिबिट डिलीवर्स और मैनेज IT प्रोजेक्ट ऑफ आरबीआई। यूज़ था कि जो बैंकों में साइबर जो अटैक होते हैं उसकी बचाने के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए इसको लेके आए गए, क्या, रिबिट को, ठीक है। और रिबिट क्या करता है, डिलीवर्स और मैनेज IT प्रोजेक्ट ऑफ आरबीआई, मतलब वही चीज़ें जो उनका साइबर अटैक होते हैं उनको थोड़ा उसके बाद टैगलाइन क्या थी, रीअश्योरिंग, रीडिफाइनिंग और रेजिलेंट, ठीक है। आपने देखा होगा जो अकाउंट थे, जो नेट बैंकिंग है, ATMs हैं, आपका पैसा निकल जाता है, OTP शेयर हो जाता है, वो सब चीज़ें को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए रिबिट को लेके आए गए। उसके बाद है जो ये 5th है, देखो सब्सिडरी मैंने स्टार्टिंग में 5 बताई, इसमें NHB मैंने कैंसिल कर दी कि उसको हटा दिया गया, बच गई 4। लेकिन जो एग्ज़ाम में अब कुछ जगह आप पढ़ेंगे कि 3 सब्सिडरी बच गई, कुछ जगह पढ़ेंगे आप, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक ऐड कर रखी है 4, तो कौन सी एक्यूरेट है, तो 4 सब्सिडरी मेन है, ठीक है। बोला जाएगा कि एक जो NHB थी वो हटा दी। उसके बाद आता है इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विस, IFTAS। इट इज़ होली ओन सब्सिडरी ऑफ आरबीआई, ठीक है। IFTAS has taken over the Indian Financial Network INFINET, Structured Financial Messaging System SFMS, and Indian Banking Community Cloud IBCC from the IDRBT from 1 अप्रैल 2016 से, ठीक है। इसको यहाँ से टेक ओवर किया गया। तो इसके बारे में यही है जो है आपके सामने 4 सब्सिडरी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।